हेलो एवरीवन, आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी बीएससी फोर्थ सेमेस्टर का एक और चैप्टर जो कि है मास स्पेक्ट्रोमीट्री। और इसका हम वन शॉट आज देखने वाले हैं। इसमें सारे टॉपिक्स इस चैप्टर के मैंने यहाँ पे कवर कराए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले समझ लीजिए कि जो मास स्पेक्ट्रोमीट्री है इसका मतलब क्या होता है, यानी जो स्पेक्ट्रोमीट्री है ये इसका यूज़ कहाँ पे किया जाता है। तो देखिए, जैसे पता चल रहा है इसके आगे क्या है, मास लगा हुआ है। इट मीन्स कहीं ना कहीं ये जो मॉलिक्यूल्स है, एटम्स है, उनके मास से रिलेटेड ही है, राइट। तो इसमें क्या होता है कि मॉलिक्यूलर वेट को डिटरमाइन किया जाता है, यानी जो मॉलिक्यूलर वेट होता है उसकी स्टडी मास स्पेक्ट्रोमीट्री में की जाती है। और इसमें एलिमेंट एनालिसिस, एलिमेंट का कंपोजिशन यानी एलिमेंट एनालिसिस भी मास स्पेक्ट्रोमीट्री में किया जाता है। तो ये बात हो गई इसके यूजेस की कि मास स्पेक्ट्रोस्कोपी को कहाँ यूज़ किया जाता है, क्योंकि कोई भी चीज़ पढ़ने से पहले माइंड में एक क्वेश्चन आता है कि हम इसको पढ़ रहे हैं तो इसका यूज़ कहाँ किया जाता है। तो मॉलिक्यूलर वेट डिटर्मिनेशन में एंड एलिमेंट एनालिसिस में, यानी उसके कंपोजिशन में। ठीक है, तो ये बात हुई इसकी यूजेस की। अब अगर हम यहाँ पे बात करें प्रिंसिपल ऑफ मास स्पेक्ट्रोमीट्री की, तो मास स्पेक्ट्रोमीट्री का प्रिंसिपल एंड डायग्राम मैं दोनों आपके साथ डिस्कस करूँगी। इसके अलावा मास स्पेक्ट्रम को भी मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी। तो सबसे पहले समझ लीजिए प्रिंसिपल ऑफ मास स्पेक्ट्रोमीट्री। तो इसको कैसे समझ सकते हैं हम, मैं आपको एक डायग्राम के थ्रू समझाती हूँ। देखिए, इसको कैसे समझते हैं हम, जैसे कोई भी हमारे पास यहाँ पे कोई भी मॉलिक्यूल है ये, तो ये जो मॉलिक्यूल है इसको सबसे पहले हम गैसियस फेज़ में कन्वर्ट करेंगे। जब ये गैसियस यानी वेपर फेज़ में हमने कन्वर्ट कर लिया तो इस पर क्या कराएंगे, यहाँ पे हाई एनर्जी पार्टिकल इलेक्ट्रॉन्स का बॉम्बार्डमेंट कराएंगे। जब यहाँ पे हम इलेक्ट्रॉन का बॉम्बार्डमेंट कराएंगे तो उसकी जो एनर्जी होगी वो 17 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगी। ठीक है, तो जो हाई एनर्जी पार्टिकल यानी कि इलेक्ट्रॉन का जब हम इस पे बॉम्बार्डमेंट कराते हैं तो क्या होता है कि ये हमें अलग अलग फ्रैगमेंट देता है। तो ये फ्रैगमेंट किस तरीके के देगा कि ये बहुत सारे आयंस में इस तरीके से ब्रेक हो जाएगा, इस तरीके से। तो ये हमें देगा कैटाइन देगा, ये हमें एनाइन देगा, एनाइन फ्री रेडिकल देगा, कैटाइन फ्री रेडिकल देगा। तो इस तरीके के जो हमें कैटाइन, एनाइन, एनाइन फ्री रेडिकल, ये जो कैटाइन फ्री रेडिकल है वो मिलते हैं, वो इसके बॉम्बार्डमेंट के बाद मिलते हैं, जब ये बॉम्बार्डमेंट के बाद फ्रैगमेंट्स में ब्रेक हो जाते हैं। लेकिन जो मास स्पेक्ट्रोमीट्री है ये सिर्फ और सिर्फ किसकी स्टडी करती है, सिर्फ कैटाइन की स्टडी करती है, यानी पॉजिटिवली चार्ज जो होते हैं उनकी स्टडी करती है। तो ये जस्ट बात हो गई इसकी कि ये जो मास स्पेक्ट्रोमीट्री है उसका जो प्रिंसिपल है वो क्या है। अब यही चीज़ जो मैंने आपको एक्सप्लेन की है यही चीज़ आपको यहाँ पे नोट करनी है। आपको क्या लिखनी है, लिखना है वेपर फेज ऑफ अ गिवन सैंपल इज बॉम्बार्डेड विद हाई एनर्जी पार्टिकल। यानी कि जैसे मैंने आपको बताया था कि कोई भी मॉलिक्यूल है सबसे पहले उसको किस में कन्वर्ट करना होता है, वेपर फेज में। तो हम यहाँ पर जो मास स्पेक्ट्रोमीट्री है इसमें वेपर फेज वाला मॉलिक्यूल लेंगे, जो भी सैंपल होगा वो वेपर फेज वाला होगा। तो वेपर फेज वाला हम सैंपल लेंगे और उसको हाई एनर्जी पार्टिकल से बॉम्बार्ड कराएंगे, और उसकी जो एनर्जी है वो कितनी होनी चाहिए, 70 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये जो क्वेश्चन है यहाँ पे 70 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि जब मैं पढ़ा करती थी तब ये एमसीक्यू में आया था। जब मैंने एग्ज़ाम्स दिए थे तब भी ये क्वेश्चन आया था एमसीक्यू में। तो एमसीक्यू के पर्पज़ से तो है ही, लेकिन ये ऑब्जेक्टिव के पर्पज़ से तो 100% है। क्यों? क्योंकि देखिए ऑब्जेक्टिव के पर्पज़ से इसलिए है क्योंकि प्रिंसिपल ऑफ मास स्पेक्ट्रोस्कोपी, मास स्पेक्ट्रोमीट्री अगर आपसे पूछ लिया तब भी आपको उसमें ये बताना ही पड़ेगा कि जो इलेक्ट्रॉन्स का बम्बार्डमेंट करा रहे हैं, जो हाई एनर्जी पार्टिकल का बम्बार्डमेंट करा रहे हैं, उसकी जो एनर्जी है वो क्या है। ठीक है, तो 70 EV उसकी एनर्जी होगी इन द आयोनाइजेशन चैम्बर ऑफ मास स्पेक्ट्रोस्कोपी। और ये जो हम कराएंगे वो मास स्पेक्ट्रोस्कोपी के आयोनाइजेशन चैम्बर में कराएंगे। ठीक है, फिर सेकेंड स्टेप में क्या होता है, देन कंपाउंड अंडरगो फ्रैगमेंटेशन, जो कि मैंने आपको बताया था कि जो कंपाउंड है वो फ्रैगमेंटेशन होता है उसमें, तो वो कैटाइन, एनाइन एंड रेडिकल्स को फॉर्म करता है, जो कि मैंने आपको बताए भी थे। अब फिर मैंने आपको क्या बताया था, ओनली पॉजिटिवली चार्ज बियरिंग स्पीसीज कैन बी डिटेक्टेड बाय मास स्पेक्ट्रोमीटर, यानी सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिवली चार्ज जिस स्पीसीज पर है वही मास स्पेक्ट्रोमीटर से क्या हो सकती है, डिटेक्ट हो सकती है। तो ये चीज़ मैंने आपको बताई थी कि कोई भी मॉलिक्यूल है उसको हम यहाँ पे गैसियस फेज में लेंगे, वेपर फेज में उसको लेने के बाद उसके ऊपर इलेक्ट्रॉन का बम्बार्डमेंट कराएंगे,
और ये जो इलेक्ट्रॉन का बम्बार्डमेंट कराएंगे उसकी जो एनर्जी है वो 70 EV होनी चाहिए। तो क्या होगा, जो मॉलिक्यूल है वो फ्रैगमेंटेशन हो जाएगा, उसमें वो बहुत सारे फ्रैगमेंट्स हमें देगा। तो जैसे पॉजिटिव कैटाइन है, एनाइन रेडिकल है और कैटाइन रेडिकल है, यानी ये इस तरीके से देगा। लेकिन जो मास स्पेक्ट्रोमीट्री है वो सिर्फ और सिर्फ कैटाइन पर वर्क करती है, यानी कैटाइन जो होते हैं उनकी स्टडी करती है। तो ये जस्ट बात हो गई यहाँ पे मास ऑफ स्पेक्ट्रोमीट्री की। तो ये होता है मास स्पेक्ट्रोमीट्री का प्रिंसिपल। अब हम बात करते हैं मास स्पेक्ट्रम की। देखिए, मास स्पेक्ट्रम में ना इस तरीके का ग्राफ आपको देखने के लिए मिलेगा। इसी को क्या बोलते हैं, मास स्पेक्ट्रम बोलते हैं। इसमें क्या है, जो मास स्पेक्ट्रम होता है इसमें जो ग्राफ प्लॉट होता है वो बिटवीन एम अपॉन ई वैल्यू ऑफ कैटाइन, यानी जैसे कि मैंने आपको बताया कि मास स्पेक्ट्रोस्कोपी में हम कैटाइन की बात करेंगे। तो यहाँ पर जो कैटाइन है उसकी एम अपॉन ई वैल्यू एंड जो आयंस हैं उनके रिलेटिव अबंडेंस के बीच में ग्राफ प्लॉट किया जाता है। तो अब जैसे यहाँ पर रिलेटिव अबंडेंस होती है बाई एक्सिस पर, और एक्स एक्सिस पर क्या होती है, एक्स एक्सिस पर एम अपॉन ई वैल्यू होती है। एम अपॉन ई वैल्यू का क्या मतलब होता है, एम मतलब होता है मास ऑफ आयन एंड ई मतलब है चार्ज ऑफ आयन, यानी मास अपॉन चार्ज का जो रेशियो है। ठीक है, मास अपॉन चार्ज की जो वैल्यू है वही क्या है, एक्स एक्सिस पर हमें रखनी है। अब यहाँ पर जो हमने एग्जाम्पल लिया है वो C2H5I का लिया है। ठीक है, आइडो इथेन का। तो यहाँ पे जो C2H5I का जब एग्जाम्पल लिया गया है और उसका जो यहाँ पे ग्राफ प्लॉट किया है एम अपॉन ई एंड रिलेटिव अबंडेंस के बीच में, तो यहाँ पर ना आप देख सकते हैं ये पीक्स मिली है, एक 15 पर मिली है, एक 29 पर मिली है और एक 156 एम अपॉन ई की वैल्यू पर मिली है। तो यहाँ पर देखिए सबसे बड़ी वाली जो पीक है उसको बोलते हैं बेस पीक, और ये जो बेस पीक होती है इसकी जो अबंडेंस मानी जाती है वो रिलेटिव अबंडेंस इसकी 100% होती है, जो बेस पीक होती है। ये है यहाँ पर एम प्लस पीक। एम प्लस पीक को हम लोग पेरेंट आयन पीक भी बोलते हैं या फिर मॉलिक्यूलर आयन पीक भी इसको बोला जाता है। देखिए, एम प्लस पीक का क्या मतलब है कि जैसे अब मैं इस प्लस का मतलब क्या है कि उस पर एक चार्ज है, तो एम प्लस पीक का मतलब है कि वो पैरेंटाइन पीक है। पैरेंटाइन पीक का क्या मतलब है कि उसका अगर हम एम प्लस पीक का अगर हम एम अपॉन ई वैल्यू चेक करेंगे तो आपको पता है कि मास को हम जितना चार्ज है उससे डिवाइड कराएंगे, तो मास अपॉन चार्ज यानी करेंगे, तो मास अपॉन में करेंगे तो कितना चार्ज है, इस पर सिर्फ +1 चार्ज है, तो +1 नीचे अपॉन में आएगा, तो +1 से डिवाइड कराएंगे तो जो मास है उसका वही रहेगा, है ना। तो एम प्लस पीक को इसीलिए पैरेंटाइन पीक भी बोला जाता है। और ये होती है बेस पीक जो कि सबसे बड़ी वाली पीक होती है, और ये इसकी जो रिलेटिव अबंडेंस होती है वो 100% होती है। ठीक है, जनरली इट रिप्रेजेंट मोस्ट स्टेबल फ्रैगमेंटाइन, ये जो है वो जनरली मोस्ट स्टेबल फ्रैगमेंटाइन को रिप्रेजेंट करती है, यानी फ्रैगमेंटाइन यानी कि कैटाइन, कैटाइन जो होता है कंपाउंड का उसको रिप्रेजेंट करती है। ठीक है, इसकी जो इंटेंसिटी होती है वो हाईएस्ट इंटेंसिटी होती है। अब जो चीज़ मैंने आपको एक्सप्लेन की है एम प्लस पीक और बेस पीक के बारे में, वही चीज़ मैंने यहाँ पर नोट की है, तो आप इसको अपने नोट्स में लिख लीजिएगा, क्योंकि ये आपके नोट्स हैं, एक तरीके के हैंड रिटन नोट्स हैं, तो आप उसको जो चीज़ मैंने आपको एक्सप्लेन की है उसको इस तरीके से अपने नोट में लिख लेंगे। ठीक है, अब हम यहाँ पे बात करेंगे डायग्राम ऑफ मास स्पेक्ट्रोमेट्री के, यानी जो मास स्पेक्ट्रोमेट्री है उसके डायग्राम की बात करेंगे। तो सबसे पहले आपने प्रिंसिपल समझ लिया है तो डायग्राम थोड़ा सा आप इजीली इसको समझ पाएंगे। इसमें क्या होता है कि वेपराइज्ड सैंपल लेंगे हम, यानी कि ऐसा सैंपल लेंगे जो कि वेपर फेज में है, फिर उसका क्या कराएंगे, उस पर इलेक्ट्रॉन का बम्बार्डमेंट कराएंगे। ये आप देख सकते हैं यहाँ से इलेक्ट्रॉन का बम्बार्डमेंट जब हम इस पर कराएंगे, यानी हाई एनर्जी पार्टिकल का बम्बार्डमेंट कराएंगे, तो ये क्या हो जाएगा, आयोनाइज हो जाएगा, यानी आयंस में ब्रेक हो जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पे ये आयंस में ब्रेक हो जाएगा। इसके बाद क्या आएगा, नेक्स्ट जो पॉइंट आता है वो आता है एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन से क्या होगा कि जो यहाँ पे आयंस में ब्रेक हुआ है, फिर यहाँ से जो आयंस जाएंगे उनकी जो स्पीड है उसको एक्सीलरेट कर देगा, यानी बहुत जल्दी जल्दी यहाँ से आयंस निकलेंगे, तो ये एक्सीलरेट करेगा उनकी वेलोसिटी को। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेट लगा हुआ है, ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेट है वो क्या करेगा, जो आयंस हैं उनको डिफ्लेक्ट करेगा,
उनको डिफ्लेक्ट कैसे करेगा कि जो आयन हम स्टडी करना होता है सिर्फ वो आगे तक जाएगा, बाकी के जो आयन्स हैं यहाँ पे डिफ्लेक्ट हो जाएंगे। तो यहाँ पर ये डिफ्लेक्शन हो रहा है, ठीक है। लेकिन जिसकी स्टडी करना है वो आगे तक यहाँ पे आएगा डिटेक्टर के पास। यहाँ पे डिटेक्टर के पास जब ये आएगा तो डिटेक्टर इसको क्या करेगा, स्टडी करेगा, डिटेक्ट करेगा, एंड देन ये एम्पलीफायर के पास आएगा एंड इसका जो रिकॉर्डर है वो चार्ट को रिकॉर्ड करेगा। यानी जो भी उसका जो वहाँ पे आया है आयन, उसकी जो भी स्टडी हुई है वो चार्ट रिकॉर्डर यहाँ पे आपको चार्ट रिकॉर्ड करके दे देगा। तो ये होता है ओवरऑल डायग्राम ऑफ मास स्पेक्ट्रोमेट्री। सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि मॉलिक्यूलर आयन क्या होता है। देखिए मॉलिक्यूल, कोई भी मॉलिक्यूल जिसके ऊपर या तो पॉजिटिव चार्ज होता है या फिर नेगेटिव चार्ज होता है उसको बोलते हैं मॉलिक्यूलर आयन। अब मॉलिक्यूलर आयन बनता कैसे है, जैसे कोई भी मॉलिक्यूल है तो सबसे पहले उस मॉलिक्यूल को हम कन्वर्ट करते हैं वेपर फेज़ में या फिर गैसियस फेज़ में। अब जब वो वेपर फेज़ या फिर गैसियस फेज़ में आ जाता है तो हाई एनर्जी पार्टिकल का उसके ऊपर बॉम्बार्डमेंट कराते हैं। तो इलेक्ट्रॉन का जब हम इस पर बॉम्बार्डमेंट कराएंगे तो यहाँ से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है। तो जब यहाँ से ये इस तरीके से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा तो जो भी यहाँ पे मेटल है हमारे पास, जो भी यहाँ पे आयन है उस पर क्या आ जाएगा, जो भी मॉलिक्यूल है उस पर क्या आ जाएगा, प्लस चार्ज आ जाएगा। तो जो मॉलिक्यूल है उस पर प्लस चार्ज आ गया, इसका मतलब क्या है, ये मॉलिक्यूलर आयन बन गया। तो यहाँ पर जो हमारे पास मॉलिक्यूल था वो पहले वेपर फेज़ में था, वेपर फेज़ में था इसलिए उस पर इलेक्ट्रॉन का बॉम्बार्डमेंट कराया, तो वहाँ से इलेक्ट्रॉन बाहर निकला तो उस पर प्लस चार्ज आ गया। तो ये जो बना है यहाँ पे ये क्या है, मॉलिक्यूलर आयन है। अब देखिए मॉलिक्यूलर आयन जो फॉर्म होते हैं बॉम्बार्डमेंट की हेल्प से फॉर्म होते हैं, जो कि हाई एनर्जी पार्टिकल को जब हम सैंपल के ऊपर डालते हैं, यही चीज़ यहाँ पे मेंशन है। अगर हम मॉलिक्यूलर आयन के एग्जाम्पल की बात करें तो H2O प्लस और CH4 प्लस, ये क्या है, मॉलिक्यूलर आयन का एग्जाम्पल है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, इन पे चार्जेस है और जब मॉलिक्यूल पे चार्ज होता है तो हम उसको क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूलर आयन बोलते हैं। अब चार्जेस तो नेगेटिव भी हो सकते हैं तो उनको क्या बोलेंगे हम, वो आगे पढ़ते हैं। अब देखिए ज़्यादातर जो मॉलिक्यूलर आयन की अगर हम बात करते हैं तो कैटायनिक मॉलिक्यूलर आयन्स ज़्यादा मिलते हैं एनायनिक मॉलिक्यूलर आयन के कंपैरिजन में। तो कैटायनिक मॉलिक्यूलर, ये एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट है कि ज़्यादा अबंडेंट कौन से होते हैं, कैटायनिक मॉलिक्यूलर आयन ज़्यादा पाए जाते हैं या फिर एनायनिक मॉलिक्यूलर आयन। तो कैटायनिक मॉलिक्यूलर आयन जो होते हैं वो ज़्यादा पाए जाते हैं एज़ कम्पेयर टू एनायनिक मॉलिक्यूलर आयन। तो मॉलिक्यूलर आयन्स जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। पहला होता है कैटायनिक मॉलिक्यूलर आयन। कैटायनिक मॉलिक्यूलर आयन कौन से होते हैं, जिनके ऊपर की पॉजिटिव चार्ज होता है। दूसरे होते हैं एनायनिक मॉलिक्यूलर आयन, जिनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। तो ज़्यादा जो मिलते हैं हमें मॉलिक्यूलर आयन वो कैटायनिक वाले होते हैं, एनायनिक वाले बहुत कम मिलते हैं, ठीक है। तो ये जस्ट बात हो गई मॉलिक्यूलर आयन के बारे में। अब हम यहाँ पे बात करते हैं मेटास्टेबल आयन के बारे में। अभी हमने जस्ट पढ़ा मॉलिक्यूलर आयन के बारे में, अब हम स्टडी करेंगे मेटास्टेबल आयन के बारे में। तो देखिए जो मेटास्टेबल आयन होते हैं वो कब बनते हैं ये पढ़ना है हमें। तो उससे पहले आप एक चीज़ समझिए कि ड्यूरिंग द फ्रेगमेंटेशन और आयोनाइजेशन सम आयन्स आर फॉर्म विच हैज़ वेरी स्मॉल लाइफ टाइम। यानी जब भी हम फ्रेगमेंटेशन कराते हैं मॉलिक्यूल का या फिर उसका आयोनाइजेशन कराते हैं तो कुछ आयन्स वहाँ पे बनते हैं जो कि हाईली अनस्टेबल होते हैं। यानी उनका जो लाइफ टाइम होता है वो बहुत ज़्यादा कम होता है, वेरी शॉर्ट लाइफ टाइम होता है उनका। तो यहाँ पर क्या होता है, जो फ्रैगमेंट्स हमें मिले, जैसे हमने उसका कोई भी मॉलिक्यूल है उसका फ्रैगमेंटेशन करा है तो वहाँ से हमें क्या मिले, फ्रैगमेंट मिले। अब ये जो फ्रैगमेंट्स हैं ये क्या होते हैं, आगे जाकर डिकम्पोज होता है। डिकम्पोज मतलब कि वो और छोटे छोटे फ्रैगमेंट्स में ब्रेक डाउन होते हैं। अब उनके ब्रेक डाउन होने की ना दो चीज़ें होती हैं, क्या, यानी वो डिकम्पोज होते हैं तो दो दो कंडीशन बनती हैं। पहली कंडीशन तो ये है कि वो हम डायग्राम के थ्रू समझेंगे, इसके थ्रू, ठीक है। तो ये जो डायग्राम है इस तरीके का मैंने आपको बताया था, मास स्पेक्ट्रोमेट्री का जो मैंने आपको डायग्राम लास्ट लेक्चर में बताया था, उसमें मैंने इस तरीके का कुछ आपको डायग्राम दिखाया था। तो यहाँ से क्या होता है, हमारे जो फ्रेगमेंट्स हैं वो जा रहे हैं, उनका आयोनाइजेशन हो रहा है या फिर उनका फ्रेगमेंटेशन हो रहा है, तो यहाँ से जाते हैं। तो ये क्या है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज है, ये है यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड और ये है यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड। तो दो कंडीशन क्या है यहाँ पे, दो केसेस क्या क्या हो सकते हैं कि यहाँ से जो फ्रैगमेंट गए, एक पहला केस तो ये है कि जो फ्रैगमेंट है उसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड से पहले ही वो क्या हो जाए, डिकम्पोज हो जाए। पहली कंडीशन तो ये हो गई।
दूसरी कंडीशन क्या है कि वो मैग्नेटिक फील्ड से पहले यहाँ पे डिकम्पोज हो जाए, यानी पहली कंडीशन तो ये है कि वो यहीं पे डिकम्पोज हो जाए, दूसरी कंडीशन ये है कि वो मैग्नेटिक फील्ड से पहले डिकम्पोज हो जाए, जो भी इंस्ट्रूमेंट है उसमें। तो ये इंस्ट्रूमेंट है, तो यहाँ पे दोनों कंडीशन मैंने आपको बता दी। पहली ये है कि वो यहाँ पे डिकम्पोज हो जाए, यानी और अलग अलग फ्रेगमेंट्स में वो टूट जाए। दूसरी ये है कि वो मैग्नेटिक फील्ड से पहले डिकम्पोज हो जाए। तो वो दोनों तरीके में क्या होगा, वो फ्रेगमेंट्स में ही ब्रेक डाउन होगा। लेकिन दो कंडीशन है तो जाहिर सी बात है थोड़ा थोड़ा चेंजिंग तो आएगा ही। तो फाइनली वो पढ़ते हैं जो हमें पढ़ना है। तो यहाँ पे बोला जा रहा है व्हेन द फ्रेगमेंट आर डिकम्पोज बिफोर द इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी कि जब जो फ्रेगमेंट है वो डिकम्पोज हो रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड से पहले, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड से पहले ही वो डिकम्पोज हो गए, तो मैग्नेटिक फील्ड तक तो वो गए ही नहीं, सिंपल सी बात है। इट डज नॉट अंडरगो फर्दर प्रोसेस, तो फिर वो फर्दर प्रोसेस के लिए नहीं जाएंगे, क्योंकि देखिए भाई जब वो यहीं पर डिकम्पोज हो गए तो वो फर्दर आगे के प्रोसेस के लिए नहीं जाते हैं। अब ऐसा क्यों नहीं जाते हैं, क्योंकि उनके पास सफिशिएंट काइनेटिक एनर्जी नहीं होती है, इसलिए वो यहाँ पर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड से पहले वो अगर डिकम्पोज हो गए तो वो आगे प्रोसेस नहीं करेंगे, आगे नहीं जाएंगे, बिकॉज दे हैव नॉट सफिशिएंट काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि उनके पास क्या है, सफिशिएंट काइनेटिक एनर्जी नहीं है। अब ये बात तो ये तो यहीं पर रह गए, जो इलेक्ट्रिक फील्ड से पहले जो फ्रेगमेंट डिकम्पोज हुए। अब क्या होता है कि कुछ फ्रेगमेंट ऐसे भी होते हैं, बट इफ़ द फ्रेगमेंट आर डिकम्पोज बिफोर द मैग्नेटिक फील्ड, यानी कुछ जो फ्रेगमेंट्स हैं वो मैग्नेटिक फील्ड से पहले अगर डिकम्पोज होते हैं। अभी जो इलेक्ट्रिक फील्ड से पहले डिकम्पोज हो रहे थे उनका तो कोई मतलब ही नहीं रहा, वो आगे प्रोसेस कर ही नहीं रहे, क्योंकि उनके पास सफिशिएंट अमाउंट में काइनेटिक एनर्जी नहीं है। लेकिन जो मैग्नेटिक फील्ड से पहले डिकम्पोज हो रहे हैं, इट इज़ कॉल्ड मेटास्टेबल आयन। उनको हम क्या बोलेंगे, उनको बोलेंगे हम मेटास्टेबल आयन, क्योंकि वो क्या, वो आगे के प्रोसेस के लिए आए हैं, तो उनको क्या बोलेंगे, मेटास्टेबल आयन बोलेंगे। एंड द पीक विच इज अराइजेस बाय मेटास्टेबल आयन, एंड जो पीक हमें वहाँ से मिली, आई थिंक आपको दिख नहीं रहा है, देखिए अब आपको प्रॉपर दिख रहा है। तो मैंने अभी क्या बताया आपको, मैंने आपको बताया कि वो फ्रेगमेंट जो मैग्नेटिक फील्ड से पहले डिकम्पोज होते हैं उन्हीं को क्या बोलते हैं हम, मेटास्टेबल आयन बोलते हैं। एंड जो पीक अराइज होती है मेटास्टेबल आयन के थ्रू, उस पीक को बोलते हैं मेटास्टेबल आयन पीक। ठीक है, आगे क्या है, दीज आयंस गिव ब्रॉड पीक नॉट शार्प। अब देखिए ये जो आयंस यहाँ पर मिलते हैं, जो फ्रेगमेंट आयंस की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, ये क्या देते हैं, जो मेटास्टेबल आयन की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, इनकी ब्रॉड पीक होती है, कोई शार्प पीक नहीं होती है इनकी, बाकी के जो शार्प पीक देते हैं उस तरीके की नहीं, इनकी एक ब्रॉड पीक होती है। ठीक है, इनकी जो m/z वैल्यू है फॉर मेटास्टेबल आयन पीक, ये नॉन इंटीग्रल होती है, नॉन फ्रैक्शनल होती है। ठीक है, अब इसका एग्जाम्पल करके देखते हैं। एक एग्जाम्पल में हमने जैसे यहाँ पर एक ये मॉलिक्यूल लिया है, ठीक है, हमने मॉलिक्यूल लिया, उसका क्या कराया, आयोनाइजेशन कराया। तो यहाँ पे मैंने m लिखा है, तो ये मॉलिक्यूल है। अब जब इसका आयोनाइजेशन कराया तो यहाँ से क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकला, तो यहाँ पे आ गया पॉजिटिव चार्ज, तो ये क्या बन गया, यहाँ पे मॉलिक्यूलर आयन बन गया, जिसको हम M1 प्लस से शो करा रहे हैं। तो यहाँ पे ये जो मिला है इसको बोलते हैं मॉलिक्यूलर आयन, आयनाइजेशन प्रोसेस के थ्रू मिला है। इसकी जो m/z की वैल्यू है वो है 123। ठीक है, अब जब इसका हम फ्रेगमेंटेशन कराते हैं तो यहाँ पे ये हमें मिलता है फ्रेगमेंट आयन, जिसको कि हम लिख रहे हैं M2 प्लस से। तो जब हमने इसका आयोनाइजेशन कराया तो यहाँ पे हमें क्या मिला, ये यहाँ पे हमें मिला ये मॉलिक्यूलर आयन। देन इसका हमने फ्रेगमेंटेशन कराया तो हमें यहाँ पे मिला, यहाँ पे फ्रेगमेंट आयन। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे M1 से M2 प्लस बना है, M1 प्लस से M2 प्लस, यानी इससे ये मिला हमें, ये प्रोसेस हुआ है, यहाँ से फ्रेगमेंटेशन हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे हम, M* यानी जो मेटा स्टेबल, यहाँ पर मेटा स्टेबल जो आयन है उसकी हम यहाँ पे पीक निकालेंगे तो कैसे आएगी, देखिए ये जो यहाँ पे मिला है हमें फ्रेगमेंट आयन, ये लीस्ट स्टेबल होता है, इसकी m/z की वैल्यू होती है 108। अच्छा, ये लीस्ट स्टेबल क्यों होता है, क्योंकि ये मैग्नेटिक फील्ड से पहले ही डिकम्पोज हो जाता है। ठीक है, तो ये बहुत कम स्टेबल होता है। अब यहाँ पर अगर हम मेटास्टेबल आयन की पीक, मेटास्टेबल आयन की m/z की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगी, तो उसके लिए फॉर्मूला है M* = M2 का स्क्वायर अपॉन M1। M* क्या है, यहाँ पे मेटास्टेबल आयन का मास है,
और m1 क्या है यहाँ पे, मास ऑफ मॉलिक्यूलर आयन, क्योंकि ये पता है आपको ये क्या है, मॉलिक्यूलर आयन, तो इसका मास हो गया m1। m2 क्या है, मास ऑफ फ्रेगमेंट आयन, ये है हमारे पास यहाँ पे फ्रेगमेंट आयन, इसका मास हो गया m2, इसका मास हो गया m1। और m स्टार से हम किसका मास निकाल रहे हैं, मेटल स्टेबल आयन का मास निकाल रहे हैं। तो फॉर्मूला यहाँ पे लगाएंगे तो 108, इसकी m/z की वैल्यू क्या है, 108, तो 108 का स्क्वायर हो गया, इसकी क्या है 123। यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन है दोनों की वैल्यू, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 94.82। तो जो मेटल स्टेबल आयन है उसके लिए जो m/z की वैल्यू आई है वो क्या आई है 94.82, तो यहाँ पर उसकी क्या मिलेगी, पीक मिलेगी। तो ये बात हुई मेटल स्टेबल आयन के बारे में और मॉलिक्यूलर आयन के बारे में। देखिए फ्रेगमेंटेशन में क्या होता है, मैंने पहले भी आपके साथ डिस्कस किया है कि यहाँ पे क्या होता है कि जो मॉलिक्यूल है वो बहुत सारे फ्रैगमेंट देता है। फ्रैगमेंट का मतलब क्या है कि वो टूटता है, तो टूटने के बाद वो बहुत सारे फ्रैगमेंट्स में टूटता है। जैसे मैंने आपके साथ डिस्कस किया था कि एक मॉलिक्यूल है जो कि वेपर फेज में है और उसके ऊपर हमने इलेक्ट्रॉन का बम्बार्डमेंट कराया, जो कि हाई एनर्जी पार्टिकल का उस पर हमने बम्बार्डमेंट कराया, जिनकी कि 70 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी मैंने आपको वहाँ पे बताई थी। तो क्या होता है कि वो बहुत सारे फ्रैगमेंट्स में ब्रेक डाउन होता है, बहुत सारे फ्रैगमेंट्स में वो टूट जाता है। तो बेसिकली फ्रैगमेंट का जो मतलब होता है वो टूटने से मतलब होता है कि वो ब्रेक डाउन होता है। फ्रैगमेंटेशन ऑफ आयोनाइज्ड मॉलिक्यूल, अब देखिए जो भी आयोनाइज, सबसे पहले जो मॉलिक्यूल है उसका हम आयोनाइजेशन कराएंगे। अब जो आयोनाइजेशन उसका हो गया है उसके बाद उसका फ्रैगमेंटेशन कराते हैं। तो फ्रैगमेंटेशन ना 3 तरीके से होता है। पहला होता है सिंपल फ्रैगमेंटेशन, दूसरा होता है फ्रैगमेंटेशन वाया रीअरेंजमेंट रिएक्शन, एंड तीसरा होता है स्केलेटन रीअरेंजमेंट। अब देखिए जब भी आपके एग्जाम में टॉपिक आएगा फ्रैगमेंटेशन तो आपको सिर्फ इतना लिखना है, सिंपल फ्रैगमेंटेशन को एक्सप्लेन करना है विद एग्जाम्पल, एंड वहाँ पे आपको फ्रैगमेंटेशन वाया रीअरेंजमेंट रिएक्शन को एक्सप्लेन करना है विद एग्जाम्पल। अब देखिए जो फ्रैगमेंटेशन वाया रीअरेंजमेंट रिएक्शन होती है इसी में मैक्लफर्टी रीअरेंजमेंट आता है, जो कि एक अलग से टॉपिक आपके सिलेबस में दे रखा है। तो अगर आपसे मैक्लफर्टी रीअरेंजमेंट पूछा जाता है देन सिंपली आप फ्रैगमेंटेशन वाया रीअरेंजमेंट के बारे में एक्सप्लेन करेंगे। लेकिन अगर आपसे फ्रैगमेंटेशन पूछा जा रहा है तो आप वहाँ पे मैक्लफर्टी रीअरेंजमेंट को भी एक्सप्लेन कर देंगे, तो वो बहुत अच्छा रहेगा एंड बहुत अच्छे मार्क्स आपको मिल जाएंगे। ठीक है, मैंने आपको ये भी बता दिया कि आपको एग्जाम में कैसे लिखना है। और अगर आपका एमसीक्यू बेस्ड पेपर है तब भी आपको फ्रेगमेंट्स बनाने आने चाहिए। उससे क्या होता है कि आपसे यही पूछा जा सकता है कि कौन कौन से मेथड से आप उस फ्रेगमेंटेशन करा सकते हैं, है ना, कौन कौन से मेथड्स होते हैं। तो एमसीक्यू बेस्ड है तभी भी आपको थ्योरी पढ़नी चाहिए। थ्योरी तो आपको एमसीक्यू है तब और ज़्यादा पढ़नी चाहिए, क्योंकि तब कहीं से भी एमसीक्यू बन सकता है, तो थ्योरी आपको पढ़नी ही चाहिए। इसके अलावा इनके एमसीक्यूज़ भी मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगी, जैसे ही चैप्टर खत्म होते हैं मैं आपको एमसीक्यू डेफिनेटली प्रोवाइड करा दूंगी। तो डोंट वरी, एमसीक्यू की टेंशन ना लें, पहले थ्योरी पढ़िए देन हम एमसीक्यू भी लास्ट में डिस्कस कर लेंगे। तो इसमें 3 मेथड होते हैं, मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिया। पहला जो मेथड है वो है सिंपल फ्रैगमेंटेशन। सिंपल फ्रैगमेंटेशन में हमें 2 मेथड पढ़ने हैं, हाइड्रोलिटिक क्लीवेज, और मतलब 2 मेथड नहीं है ये, एक्चुअल में जो हमारे पास मॉलिक्यूल है उसमें एक तो होता है हाइड्रोलिटिक क्लीवेज और एक होता है होमोलिटिक क्लीवेज। अब देखिए हाइड्रोलिटिक क्लीवेज क्या होता है। हाइड्रोलिटिक क्लीवेज का मतलब होता है कि जैसे कार्बन और यहाँ पर जो एक्स है उसके बीच में बॉन्ड बना है शेयरिंग करके, कोवेलेंट बॉन्ड है, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन इसका है एक इलेक्ट्रॉन इसका है। होता क्या है जब हम हाइड्रोलिटिक क्लीवेज की बात कर रहे हैं, इसका मतलब दोनों इलेक्ट्रॉन किसी एक एटम की तरफ ट्रांसफर हो जाना। अब वो उस एटम की तरफ ट्रांसफर होंगे जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो एक्स की जगह पे यहाँ पे क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और इसके अलावा भी कुछ भी आ सकता है। तो इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है, तो ये क्या करते हैं, दोनों इलेक्ट्रॉन को अपने पास खींच लेते हैं, जिसकी वजह से जो यहाँ पे इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं कि यहाँ पे हाइड्रोलिटिक क्लीवेज है। होमोलिटिक क्लीवेज में क्या होता है, जैसे अभी यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन हैं, दोनों के शेयरिंग करके हैं, तो जब होमोलिटिक क्लीवेज होगा तो ये अपना इलेक्ट्रॉन ले लेगा, ये अपना इलेक्ट्रॉन ले लेगा, यानी एक्स दूसरे का इलेक्ट्रॉन नहीं सिर्फ अपना इलेक्ट्रॉन लेगा, कार्बन भी अपना इलेक्ट्रॉन लेगा। तो इस तरीके के जो होते हैं वो होमोलिटिक क्लीवेज होते हैं, जिसमें एक एक अपना अपना इलेक्ट्रॉन ले लेता है। हाइड्रोलिटिक में क्या होता है, दोनों इलेक्ट्रॉन को कोई एक ही एटम ले लेगा जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी। तो सबसे पहले हम यहाँ पे बात करते हैं हाइड्रोलाइटिक क्लीवेज की। तो सबसे पहले हमारे पास जैसे ये मॉलिक्यूल है, सबसे पहले हम इसका क्या कराएंगे, आयोनाइजेशन कराएंगे, क्योंकि मैंने आपको क्या बताया था कि फ्रेगमेंटेशन हम आयोनाइज्ड मॉलिक्यूल का कराते हैं।
तो ये जो मॉलिक्यूल है इसका हमने आयोनाइजेशन कराया। आयोनाइजेशन कराने के बाद ये जो मॉलिक्यूल हमें मिला ये क्या है, आयोनाइज्ड मॉलिक्यूल है। अब ये जो आयोनाइज्ड मॉलिक्यूल है, आयोनाइज्ड का मतलब क्या है, वो आयंस में ब्रेक होता है। तो आयोनाइज्ड मॉलिक्यूल जो होता है उसका हम क्या कराते हैं, फ्रैगमेंटेशन कराते हैं। तो यहाँ पर होगा हेटेरोलिटिक क्लीवेज। तो हेटेरोलिटिक क्लीवेज होगा तो क्या होगा, जो एक्स है वो दोनों इलेक्ट्रॉन को लेके बाहर निकल जाएगा। तो यहाँ पर जो कार्बन है उस पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या बन गया, ये कार्बोकेटाइन। तो ये हो गया हेटेरोलिटिक क्लीवेज सिंपल फ्रैगमेंटेशन में, यानी फ्रैगमेंट मिल गया एक। अब होमोलिटिक क्लीवेज में क्या होता है, अब देखिए यहाँ पर होमोलिटिक क्लीवेज में क्या होता है कि होमोलिटिक क्लीवेज में ना दो चीज़ें होती हैं। एक तो होता है अल्फा क्लीवेज और एक होता है बीटा क्लीवेज। तो पहले हम डिस्कस करेंगे ये जो सारे एग्जांपल्स हैं वो अल्फा क्लीवेज के हैं, एंड देन हम डिस्कस करेंगे बीटा क्लीवेज के। तो होमोलिटिक क्लीवेज में सबसे पहले हम अल्फा क्लीवेज पढ़ेंगे। तो किस किस पर पढ़ेंगे, एल्डिहाइड में, कीटोन में, अल्कोहल में एंड ईथर्स में। ये हमारे पास 4 एग्जाम्पल हैं जिनमें हम क्या पढ़ेंगे, अल्फा क्लीवेज देखेंगे। तो यहाँ पर देखेंगे हम होमोलिटिक क्लीवेज के थ्रू। तो देखिए सबसे पहले एल्डिहाइड की अगर मैं बात करूँ तो ये क्या होगा, हमारा CHO यहाँ पे ग्रुप जुड़ा है, दैट मीन्स कि एल्डिहाइड है। तो यहाँ पर ये जो ग्रुप जुड़ा है तो अल्फा वाला बॉन्ड जो होगा वो ये होगा। एल्डिहाइड एंड कीटोन के केस में ये देखिए, कीटोन के केस में जो अल्फा है वो ये वाला बॉन्ड होगा, अल्फा बॉन्ड ये वाला होगा। एल्कोहल के केस में जो अल्फा बॉन्ड होगा वो ये वाला होगा, एंड ईथर्स के केस में भी जो अल्फा बॉन्ड है वो ये वाला होगा, और अल्कोहल के केस में भी ये वाला होगा। लेकिन यहाँ पर जो इनके केस में है वो अल्फा बॉन्ड ये वाला होगा, ठीक है। तो ये अल्फा बॉन्ड भी आपको याद रखना है। अब ये जो है सबसे पहले हम इसका आयोनाइजेशन कराएंगे, क्योंकि आयोनाइज्ड मॉलिक्यूल का हम फ्रैगमेंटेशन कराते हैं। हमने इसका आयोनाइजेशन कराया। तो आयोनाइजेशन का मतलब क्या होता है कि वो आयंस में ब्रेक होना है ना। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो ऑक्सीजन है इस पे जब ये आयंस इसका आयोनाइजेशन कराते हैं तो ऑक्सीजन पे क्या आ जाता है, प्लस चार्ज आ जाता है। इसकी जो m/z की वैल्यू है वो 58 है। अच्छा, m/z की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं ये भी मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ। मेटा स्टेबल आयन एंड मॉलिक्यूलर आयन को जब मैंने आपके साथ एक्सप्लेन किया था, आपके साथ डिस्कस किया था, तो मैंने आपको वहाँ पे m/z की वैल्यू को कैलकुलेट करना बताया था, ठीक है। तो वो आप वहाँ से भी सीख सकते हैं। अब ये जो हमें मिला है इसका अब हम क्या करेंगे, फ्रैगमेंटेशन कराएंगे जो आयोनाइज्ड मॉलिक्यूल है। तो ये हमें 2 फ्रैगमेंट यहाँ पे देगा, अल्फा क्लीवेज होगा। तो अल्फा क्लीवेज कैसे होगा, देखिए एक फ्रैगमेंट तो हमें ये मिलेगा क्योंकि बॉन्ड हमारा यहाँ से ब्रेक होगा, तो एक फ्रैगमेंट तो हमें ये मिल जाएगा। दूसरा फ्रैगमेंट अगर बॉन्ड हमारे यहाँ से ब्रेक हो जाए तो दूसरा फ्रैगमेंट हमें ये मिलेगा। तो यहाँ पर ये हमें 2 अलग अलग फ्रैगमेंट मिले हैं और इन्हीं के क्या मिलेंगे, सिग्नल मिलेंगे। यही क्या देंगे, सिग्नल देंगे। अब बात करें कीटोन्स की, तो हमने यहाँ पे कीटोन का एग्जाम्पल ले लिया। तो सबसे पहले हम इसका आयोनाइजेशन कराएंगे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। फिर इसका फ्रेगमेंटेशन कराएंगे तो ये हमें 2 अलग अलग फ्रेगमेंट देगा। पहला फ्रेगमेंट कैसा होगा कि अगर ये यहाँ से बॉन्ड ब्रेक कर ले, ये यहाँ से बॉन्ड ब्रेक कर ले तो पहला फ्रेगमेंट हमें ये मिल जाएगा। दूसरा फ्रेगमेंट क्या है कि अगर ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक कर ले तो दूसरा फ्रेगमेंट ये मिल जाएगा, है ना। क्योंकि 2 अल्फा है ना यहाँ पे, ये भी अल्फा ये भी अल्फा है। तो पहले केस में तो अगर वो ये वाले अल्फा को ब्रेक कर ले तो ये वाला फ्रैगमेंट मिलेगा, दूसरे केस में ये वाले अल्फा बॉन्ड को ब्रेक कर ले तो ये वाला यहाँ पे हमें फ्रैगमेंट मिलेगा। तो ये आपको याद रखने हैं कि अगर 2 पॉसिबिलिटीज़ वहाँ पे मिल रही हैं तो आपको उसी अकॉर्डिंग 2 वहाँ पे फ्रैगमेंट शो कराने हैं। जितनी पॉसिबिलिटीज़ होंगी उतने ही आपको फ्रैगमेंट मिलेंगे फिर वहाँ पे। एल्कोहल्स के केस में क्या होता है भाई, इनका आयोनाइजेशन कराएंगे तो ये आयोनाइज्ड मॉलिक्यूल मिला। अब इसमें क्या कराएंगे, इसका फ्रेगमेंटेशन कराएंगे। अब यहाँ पे क्या होता है, ये जो हमें मिला है, अब देखिए यहाँ पे जब इसका हम अल्फा क्लीवेज कराएंगे तो सिर्फ यहाँ पे एक ही पॉसिबिलिटी है, वो इसके साथ बॉन्ड यहाँ से ब्रेक करेगा। तो यहाँ पर एक ही पॉसिबिलिटी है, तो वो क्या है कि यहाँ से ये बॉन्ड ब्रेक होगा और ये एक फ्रैगमेंट हमें मिलेगा। ऑक्सीजन पे क्या आ गया, प्लस चार्ज आ गया है, ठीक है। अब ईथर्स की अगर हम बात करें तो ईथर्स के पास भी क्या है, एक ही पॉसिबिलिटी है। सबसे पहले इसका आयोनाइजेशन कराएंगे एंड देन यहाँ पे आयोनाइज्ड मॉलिक्यूल जो मिला है उसका फ्रैगमेंटेशन कराएंगे। तो यहाँ पे यही पॉसिबिलिटी है कि ये वाला बॉन्ड यहाँ से ब्रेक होगा, तो ये वाला CH2 यहाँ से आएगा डबल बॉन्ड के थ्रू इससे, तो ये हमें एक फ्रैगमेंट मिलेगा। तो ये बात हुई यहाँ पे अल्फा क्लीवेज की। अब अल्फा क्लीवेज के बाद अब मैं आपके साथ बात करती हूँ बीटा क्लीवेज की।
अब हम यहाँ पे बात करते हैं बीटा क्लीवेज की। तो अभी हमने अल्फा क्लीवेज देखा, होमोलिटिक क्लीवेज में ही देखा था। अब हम बीटा क्लीवेज की बात करेंगे। बीटा क्लीवेज किस किस में देखेंगे हम? एल्डिहाइड, कीटोन एंड ईथर्स में। तो देखिए बीटा जो होता है, सबसे पहले देख लीजिए अल्फा बॉन्ड तो ये है, इसके बराबर वाला क्या है? बीटा बॉन्ड है। अब जैसे यहाँ पे ये अल्फा है तो ये बराबर वाला बीटा है, तो हम यहाँ पे बीटा बॉन्ड का क्लीवेज देखेंगे, अल्फा का नहीं देखेंगे, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे पहले अल्फा क्लीवेज हुआ है, देन बीटा क्लीवेज हुआ है, तो कैसे होता है वो समझिए। देखिए बीटा क्लीवेज जब हम कराते हैं तो सबसे पहले कोई भी क्लीवेज कराएंगे तो सबसे पहले हम क्या, उसका आयोनाइज्ड मॉलिक्यूल लेंगे फ्रेगमेंटेशन कराने से पहले। तो ये हमारे पास आयोनाइज्ड फॉर्म है उसकी, ठीक है। हमने यहाँ पे आयोनाइजेशन नहीं कराया है, आयोनाइज्ड हो चुका है। तो आयोनाइज्ड फॉर्म क्या होती है? जो सिंपली उस पर क्या आ जाता है? आयन्स बन जाता है, मतलब चार्ज आ जाता है। तो ये आया है आयोनाइज्ड फॉर्म एल्डिहाइड की। अब इसमें क्या करेंगे? बीटा क्लीवेज कराएंगे। बीटा क्लीवेज कराएंगे तो जाहिर सी बात है बॉन्ड यहाँ से ब्रेक होगा, तो ये और ये क्या होगा? ये दोनों तो अलग निकल गए प्लस चार्ज लेके, और यहाँ पर ये जो है ये इस तरीके से यहाँ पे ये रेडिकल बन गया, ये फ्री रेडिकल आ गया ऑक्सीजन पे। तो ये जो मिला है कि न्यूट्रल स्पीसीज हमें यहाँ पे मिली है, और यही यहाँ पे सिग्नल देगी। ये सिग्नल नहीं देगा, सिग्नल क्या देगा? सिर्फ ये सिग्नल देगा। ये मिली है हमें यहाँ पे न्यूट्रल स्पीसीज। जब हमने इसका बीटा क्लीवेज कराया तो यहाँ पे हमें रेडिकल मिला है, ठीक है। सेकंड जो है वो कीटोन का एग्जांपल है। इसमें ये है बीटा वाला बॉन्ड, तो क्या होगा? बॉन्ड यहाँ से ब्रेक होगा, बीटा क्लीवेज यहाँ से होगा, तो ये तो अलग निकल जाएगा एंड ये रेडिकल स्पीसीज हमें यहाँ पे मिल जाएगी, जो कि हमें सिग्नल देगी। ईथर्स की बात करें तो सबसे पहले ये हमारे पास ईथर का एग्जाम्पल है। इसका अल्फा क्लीवेज कराया, अल्फा क्लीवेज कराने के बाद हमें ये मिलेगा, देन इसका हम बीटा क्लीवेज कराएंगे तो ये यहाँ से क्लीव होगा, ये यहाँ से क्लीव होगा। तो यहाँ पे क्या होगा हमें? जब ये देखिए ये इस तरीके से मिलेगा, जब ये यहाँ से क्लीवेज हो जाएगा तो ये हमें इस तरीके से मिलेगा, तो ये क्या हो गया? यहाँ पे बीटा क्लीवेज हो गया एंड देन ये हमें यहाँ पे मिल गया। तो ये बात होगी जस्ट बीटा क्लीवेज की, यानी ये फ्रेगमेंटेशन का जो सिंपल फ्रेगमेंटेशन है उसको हमने डिस्कस कर लिया। इसके बाद जो मेन और बहुत इंपॉर्टेंट आता है वो है मैक्लाफर्टी रीअरेंजमेंट। अब हम डिस्कस करेंगे मैक्लाफर्टी रीअरेंजमेंट। मैक्लाफर्टी रीअरेंजमेंट जो आता है वो फ्रेगमेंटेशन वाया रीअरेंजमेंट रिएक्शन में आता है। तो मैक्लाफर्टी रीअरेंजमेंट होता क्या है? तो देखिए इस रीअरेंजमेंट में क्या होता है? गामा हाइड्रोजन टेक प्लेस करता है, यानी इन दिस रीअरेंजमेंट ऑफ गामा हाइड्रोजन टेक्स प्लेस थ्रू अल्फा बीटा बॉन्ड क्लीवेज, यानी उसमें अल्फा बीटा बॉन्ड का क्लीवेज होता है और उसके थ्रू गामा हाइड्रोजन वहाँ पे टेक प्लेस करता है वाया 6 मेंबर्ड ट्रांजिशन स्टेट। यानी इस तरीके मैक्लाफर्टी रीअरेंजमेंट क्या में क्या होती है? 6 मेंबर ट्रांजिशन स्टेट भी देखने को मिलती है और इसी को क्या बोलते हैं? मैक्लाफर्टी रीअरेंजमेंट बोलते हैं। इस रीअरेंजमेंट के लिए कंडीशन क्या है कि गामा हाइड्रोजन प्रेजेंट होना चाहिए, ठीक है। अब जैसे ये है, ये कार्बोनिल ग्रुप यहाँ पर अटैच है, तो ये अल्फा, ये बीटा, ये गामा, तो यहाँ पे गामा हाइड्रोजन प्रेजेंट होना चाहिए। फॉर दिस रीअरेंजमेंट मोस्टली ऑब्जर्व्ड इन गामा हाइड्रोजन कंटेनिंग कार्बोनिल कंपाउंड। ये जो रीअरेंजमेंट है वो आपको गामा हाइड्रोजन कंटेनिंग कार्बोनिल कंपाउंड में मिलेगा, लाइक अमाइड्स में मिलेगा, एस्टर्स में मिलेगा। इसके अलावा और भी कुछ एग्जाम्पल्स इसके हो सकते हैं। अब जैसे हमने यहाँ पे एग्जाम्पल लिया है एस्टर का, तो ये हो गया अल्फा बीटा गामा, क्योंकि ये है कार्बोनिल ग्रुप, तो ये अल्फा, ये बीटा, ये गामा। इसका सबसे पहले हम आयोनाइजेशन कराएंगे। जब इसका आयोनाइजेशन कराएंगे तो यहाँ पर ये हमें ट्रांजिशन स्टेट मिलेगी। ट्रांजिशन स्टेट जो मिली है, ये ट्रांजिशन स्टेट मिलती है, मैंने बोला मैक्लाफर्टी रीअरेंजमेंट में आपको 6 मेंबर ट्रांजिशन स्टेट मिलेगी। अब इसमें क्या होता है? यहाँ पे बॉन्ड क्लीवेज होता है, तो ये बॉन्ड क्लीवेज होगा क्योंकि यहाँ पे अल्फा एंड बीटा बॉन्ड, अल्फा बीटा बॉन्ड क्लीवेज होके क्या होते हैं? गामा हाइड्रोजन यहाँ पे टेक प्लेस करता है अल्फा बीटा बॉन्ड क्लीवेज के थ्रू। तो यहाँ से बॉन्ड क्लीव होगा एक तो, और एक बॉन्ड यहाँ से क्लीव होगा। ये आप देख सकते हैं यहाँ से इस तरीके से एरो जा रहा है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन्स इस तरफ जा रहा है और बॉन्ड यहाँ से ब्रेक हो रहा है। तो यहाँ पे हमें एक ये मिलेगा और ये बाहर निकल जाएगा, यानी ये जो यहाँ पे मिला है आप देख सकते हैं यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है कार्बन पे और यहाँ पे क्या है? ये रेडिकल है। ये जो मिला है यही क्या देगा? यहाँ पे सिग्नल देगा, ये सिग्नल नहीं देगा। तो ये यहाँ पे मिला है जिससे कि हमें सिग्नल मिलेगा। तो ये होता है मैक्लाफर्टी रीअरेंजमेंट। मैक्लाफर्टी रीअरेंजमेंट एंड फ्रेगमेंटेशन में आपको इतना ही लिखना है, इतना ही एक्सप्लेन करना है। क्या क्या कंडीशन है मैक्लाफर्टी रीअरेंजमेंट की वो याद कर लीजिए, कब होता है, और ये एग्जाम्पल याद कर लीजिए। तो आई होप कि फ्रेगमेंटेशन एंड मैक्लाफर्टी रीअरेंजमेंट आपको क्लियर हो गया होगा। इसके अलावा ये जो पूरी यूनिट थी मास स्पेक्ट्रोमीट्री वो भी अच्छे से क्लियर हो गई होगी। यहीं पे आज हमारी ये यूनिट ख़त्म होती है। आई होप कि ये चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। कहीं भी कोई डाउट है देन कमेंट करके पूछ लीजिएगा।
मैं आपके सारे कमेंट्स का रिप्लाई करती हूँ एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।